उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नदियों को बहने दो और वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज। अलकनंदा को बहने दो। दिवसीय धरना का आयोजन अलकनंदा को बहने दो। आयोजित किया गया। नदियों को बहने दो। उत्तराखंड की जो प्रवासी संस्थाएं हैं, उत्तराखंड की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, उन्होंने आज शिरकत करी। तमाम पत्रकार मित्र उत्तराखंड से जो रखते हैं, उन्होंने आज शिरकत की है यहाँ पे। और बहुत सफल एक आयोजन जोशीमठ के जो आंदोलनकारी वहाँ पे उनके समर्थन में यहाँ पे दिल्ली में आयोजित किया गया और जोशीमठ से भी लोग यहाँ पे आए हैं। और एक बहुत सफल आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर पे जोशीमठ के आंदोलनकारियों के प्रति यहाँ पे आयोजित किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर से आर.पी. शर्मा जी। वॉइस ऑफ माउंटेन के आह्वान पर दिल्ली की सभी संस्थाएं एकजुट होकर यहाँ पर जोशीमठ के पीड़ितों के हक में खड़ी हुई। यहाँ से उन्हें स्थायी जगह पर बसाना, उन्हें राहत पैकेज देना और मठ की ज़मीन को मठ के नाम पर करना, भारी को न देना, इस तरह का ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया गया। यहाँ पर पहाड़ से आए हुए आंदोलनकारियों ने भी अपनी बात रखी और खुशी जाहिर की कि वॉइस ऑफ माउंटेन के आह्वान पर यहाँ पर संस्थाएं एकजुट हुई हैं, लेकिन यह आवाज़ आगे भी बनी रहनी चाहिए। हमें सबे उत्तराखंडी हिमालय का लाला, हम सबन की छुया धरती, हम सबन जमीन पर बताएंगे कि राष्ट्रभक्त क्या होता है, माओवादी क्या होता है। ये सवाल उठ रहे हैं जब हम जोशीमठ से आ रहा हूँ, जोशीमठ में दरारें हैं, जोशीमठ के घर टूट रहे हैं, जोशीमठ की सड़कें टूट रही हैं, हमारी नदियाँ खतरों में है। और आप ये कह रहे हो कि जोशीमठ का 70% हिस्सा जो है बचा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी के साथ इस बात को कहते हैं। जब सैटेलाइट रिपोर्ट आ रही है, जब भूगर्भ शास्त्री अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, जब पर्यावरण अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, जब लंबे समय से उस हिमालय को देखने वाले लोग अपनी बात कह रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 70% जो है जोशीमठ बचा हुआ है, 30% जो है खराब है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जोशीमठ को खतरा है वो माओवादी हैं, ये बात भी हम लोगों को बता दी गई है। तो ऐसे में जहाँ हमारे लोगों को मदद मिलने की जरूरत थी, जहाँ हमारे लोगों का जो बात है, तुमसे बहुत आशा थी, परंतु तुम उन आशाओं पे खड़े नहीं होते। 22 साल हो गए लोगों को आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण तक नहीं किया। जोशीमठ की जो लड़ाई है, एक बात उत्तराखंड आंदोलन के समय हमने कहा था, ये जोशीमठ की लड़ाई, ये उत्तराखंड की लड़ाई प्रवासी नामक कोई शब्द नहीं है। हम अपनी लड़ाई ले गए। हुनन मुनाइन टेक कदुकनी लगाऊ देख, हुनन मुनाइन टेक जता एक दिन तो आलो, उतनी अगुनी में ओ जता एक दिन तो आलो, उतनी अगुनी में कदुकनी लगाऊ देख, हुनन मुनाइन टेक कदुक। नहीं, मजा नहीं आया। आवाज दो, आवाज दो। मित्रों, इस जंतर मंतर में सन 1982, उसके बाद सन 1986 और उसके बाद सन 1992 के अंदर हमारे पहाड़ से एक आवाज उतरी थी कि हमें उत्तरांचल एक पर्वतीय प्रदेश चाहिए। उस टाइम पर हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर इतने योद्धा थे, उतने तो महाभारत के अंदर योद्धा नहीं थे। हमने उस आवाज को सुना। आज सन 1994 के अंदर यहाँ पे एक नींव खड़ी करी उत्तराखंड जनसंघर्ष मोर्चा या उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच या गढ़वाल सभा या कुमाऊं सभा। इसी प्रकार से पूरे हमारे प्रदेश और समस्त जगह से हमारा एक आवाज, वो बड़ी उत्तराखंड संघर्ष समिति। आज जोशीमठ की त्रासदी को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और जिस तरह से
हमारे पवित्र पहाड़ों में जिसे देवभूमि कहा जाता है, एक दैविक और एक मानव जनित आपदा दिखाई दे रही है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात मेरा पहाड़ माँ दर कुणूच जोशी मठ विकास की दौड़ माँ रण कुणूच मेरू बाजार विकास की दौड़ माँ कनि विपदाई दिनों उत्तराखंड माँ कनि तारा सदियाई उत्तराखंड माँ दर कुणूच जोशी मठ विकास की दौड़ माँ रण कुणूच मेरू बाजार विकास। मैंने तो बहुत समय पहले सुना था कि जब 1 मेगावाट के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत जाती थी, और ये सबको मालूम है कौन लेता था। एक मेगावाट 5 लाख रुपए, और इस तरह से 5 लाख रुपए करके इन मेगावाटों के साथ इन लोगों ने इन पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं को प्रस्तुत की। लोग जानते हैं कि पिछले 22-25 साल से जो लड़ाई वहाँ लड़ी जा रही थी, ये जो एनटीपीसी को वहाँ पर सुरंग आधारित परियोजना बनाने का जो है काम किया। गांव का आदमी जो सुनता रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरा पहाड़ बनता है, मेरा बात आपने किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। तो मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर आप सब लोग आए हैं, समय लेके आए हैं। आप चैरिटेबल ट्रस्ट और बहुत सारी संस्थाओं ने सहयोग करा, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे उत्तराखंडी आंदोलनकारी जो सदैव कभी भी कोई सामाजिक मुद्दा होता तो यहाँ पर नजर आते हैं, वो आज यहाँ पर हैं। जोशीमठ जो बचाओ आंदोलन और संघर्ष समिति चल रही है, दिल्ली एनसीआर की सारी सामाजिक संस्थाएं आपके साथ खड़ी हैं तन मन धन से। जोशीमठ का जो मुद्दा है जो आपके और हमारे सम्मुख आया हुआ है, वो तो एक उत्तराखंड देवभूमि के लिए संकेत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले समय में ये पूरे उत्तराखंड को लेगा। अभी कुछ समाचार हमारे पास टिहरी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, पहले टीएसडीसी ने उसका हाइट जो थी पानी भरने की 810 मीटर की रखी थी, वो अब 830 या उससे ऊपर चली गई है। सड़क हो, विंटर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हो, बड़ा निर्माण कार्य हो, टनलिंग हो, ये सब कारण मिल करके ये अपना जोशीमठ को और ज़्यादा धंसने के लिए और नीचे गिरने के लिए विवश कर रहे हैं। उस प्रक्रिया को रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन कारणों से जोशीमठ तबाह हुआ, उससे पहले श्रीनगर तबाह हुआ, केदारनाथ तबाह हुआ, बहुत सारी घाटियाँ 2013 में 2021 में तबाह हुई, उस सबको एक बड़े क्रम में समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए सरकार से एक बड़ा डिमांड करने की जरूरत है। मेरे गाँव में होना तो 40 लाख लोग जाना चाहिए, मेरे गाँव में होना तो 40 लोग का नहीं होना। केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मुझे छोड़ी नहीं चाहिए। कम से कम अगर तुम जोशीमठ की बात न करना, अध्यात्म जगत से वह बात करा कम से कम। जय कालिदास को जिस आता मेन मुद्दे पे जिसको कहा जाता है संसद में कि अटल जी ने कहा था ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है। आज शंकराचार्य की भूमि जो है पूरा का पूरा ज्योतिर्मठ जो है वो नीचे आने वाला है। इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बहुत बड़ी बात करते हैं, कालिदास के नाम से भारत को जाना जाता है, और कालिदास का मेन फोकस जो है हिमालय पे। 8 या 9 इंटू रिक्टर स्केल का बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, दिल्ली तक अपने कंसिक्वेंसेस छोड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि एक तरफ उत्तराखंड एक पेंडुलम की तरह, खतरे की घंटी की तरह मुसीबतों को झेल रहा है, जान माल की हानि झेल रहा है, और वार्निंग सिग्नल्स 1973 के मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के बाद से लेकर 76 की रिपोर्ट के बाद से लेकर के आज तक जितने भी हमें वार्निंग सिग्नल्स मिले हैं, उस पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो ये जो बात थी पुनर्वास की, ये भी सुस्त पड़ गई। तो इस सुस्ती को हमें फुर्ती में बदलना है, और इस आवाज को हमें फिर से उठाना है। जो लोग वहाँ पर बर्फबारी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे, उन्हें अगर माओवादी करार दे देंगे तो सोचिए अपनी हक की आवाज कौन उठाएगा। इसलिए उन लोगों को हमारी जरूरत है। धन्यवाद। और जोशीमठ जो है बहुत विकट स्थिति में है। जोशीमठ पीछे पहाड़ में जोशीमठ के अंदर जो है टनल बनना जो है जोशीमठ की वजह का बहुत बड़ा कारण है। जोशीमठ की टनल बंद नहीं होती है, और जोशीमठ के बड़ी जनता के पिटों की, पानी के धारों की
रिश्ते जो जनता के रिश्ते पानी है उसकी मरम्मत नहीं होती है। ये एनटीपीसी ने पहले कर देना था, वो अभी तक हुआ ही नहीं। और टनल बना दी, पहले टनल में जो है पानी अंदर खींच लिया है, अब अंदर खींच लिया है तो जब अंदर गीला होगा तो पीछे पहाड़ में धंसेगा ही। इस तरह से जो है अगर टनल बंद नहीं की जा रही है तो जोशीमठ बचना मुश्किल हो गया है। इसलिए पहले जो जनता को जो है टनल को बंद कराने के लिए दबाव देना होगा। टनल जो है अयोध्या में बंद होनी चाहिए। जनता को फिलहाल जो है अलग जनता को पूरा मुआवजा दे करके जनता को ये कहा जाना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए तुम 1 साल के लिए जब तक जो है स्थायी नहीं हो जाता है तब तक जो है जोशीमठ को शांत रहने दिया जाए। इस तरह से और तब जोशीमठ की स्थिति जो है हर प्रकार से संभाली जाए तभी बच सकता है, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आ गया है जोशीमठ पर। और इसी तरह सभी जगह हो रहा है। पूरा उत्तराखंड यहाँ जो है सरकार जो है एक भयंकर षड्यंत्र के तहत काम कर रही है। उत्तराखंड ही नहीं सभी जगह हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड विशेष पहाड़ी क्षेत्र होने से विशेष संकट में है। और ये हमारे देश की योजना के हिसाब से नहीं हो रहा है, हम जनता के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, ये एक विश्वसता के हिसाब से हो रहा है। उन्होंने ये हाईवे बना रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, ये उनके लिए बन रहा है। ये सौंदर्यीकरण जो है काशी में जो हुआ है, बद्रीनाथ में जो हो रहा है, वो पर्यटक स्थल बन रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं बन रहे हैं, वो उनके लिए बन रहे हैं, विश्वसता के घटाड़ों के लिए। इस तरह जो है जनता को जो है नई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में सोचना पड़ेगा। ये हमारे लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। जो आपको लग रहा है ये उसके लिए ये जिससे जनता 90% जनता खत्म होगी, इससे बचना होगा, इससे बचाने के लिए प्रयास करना होगा, अभी करना होगा। अभी इसी साल आखिरी वक्त है ये, इसके बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा बचने का, ये निश्चित है। आप लोगों की उपस्थिति के लिए, आप लोगों के संघर्ष के लिए बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोग और आवाज़ बुलंद करने हर क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से आप प्रयास करिए। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए कर रही हूँ। और वैसे मेरा जो निवास है मैं अल्मोड़ा से हूँ और यहाँ पे आज जंतर मंतर में हमारा प्रदर्शन है जोशीमठ के लिए। जोशीमठ मठ में जो त्रासदी छाई हुई है और वहाँ के लोगों का जो घर जो है वो धंस गए हैं और लोगों को जो परेशानी हो रही है, सब कुछ जो लोगों को वहाँ से अपने पुरानी घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही दुखद है। और हम दिल्ली से उनके समर्थन में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं आज। और यहाँ पे दिल्ली में जो उत्तराखंड के निवासी हैं, जो उत्तराखंड के जो निवासी जो दिल्ली में रहते हैं वो यहाँ पे आज मौजूद हैं सभी। और वहाँ के लिए हमारा ये प्रदर्शन कायम है कि सरकार जो है ऐसे कार्यों को करने से पहले, हमारे राज्य के विकास करने से पहले वहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखे और लोगों की स्थिति को भी ध्यान में रखे। और कोई भी कार्य ऐसा हो और जिसमें लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो सरकार को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और सरकार इस कार्य को ध्यान में भी रखे। धन्यवाद। अगर मान लो आपने 15-20 बकरी भी रख ली तो इससे काफी हिमालय है, उसको 5 खंडों में बांटा गया है। आप मानस खंड नामक का ग्रंथ उठाओगे तो मानस खंड में हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में जो बांटा गया तो हमारे हिस्से में जो हिमालय है वो ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, दिल्ली में नंदप्रयाग, ये जितना भी जो क्षेत्र है वो केदार खंड क्षेत्र में है। और केदार खंड का मतलब होता है दलदली भूमि। सारी क्या है वो भूमि दलदली है। अब हो क्या रहा है वहाँ पे जो विकास हो रहा है ऐसे सेंसिटिव जोन में हो रहा है, जो जोन जो है बहुत आगे आने वाले टाइम के लिए वो बहुत बड़ा एक अभिशाप, बहुत बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। क्योंकि वहाँ पे जो कालिदास के हिमालय का वर्णन आता है, हिमालयो नाम नगाधिराज, देवात्मा कहा गया है, इसलिए वहाँ को उस भूमि को देवभूमि भी कहा गया है। ऐसी देवभूमि पर जब भूमाफिया सक्रिय हो जाता है, खनन माफिया सक्रिय हो जाता है,
जल माफिया सक्रिय हो जाता है, जंगल माफिया सक्रिय हो जाता है, तो ऐसे क्षेत्र का विनाश संभव ही हो जाता है। तो मेरी तो सभी सरकार से, जो वहाँ पे सरकार में जो लोग हैं और जो केंद्र में सरकार में जो लोग हैं, हमें विकास चाहिए। हम विकास विरोधी नहीं है, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हमें भी विकास चाहिए, परंतु ऐसा विकास ना हो कि जिसमें 10, 15, 20 साल बाद उसके पीछे विनाश की बू आ रही है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। अभी जोशीमठ की बात है तो जोशीमठ तो झांकी है, अभी पूरा पहाड़ बाकी है। अभी आप देखो, 4 धाम की रक्षक माँ भगवती धारी देवी पानी के बीच में स्थित है। कल क्या पता कहाँ से, कैसे, किस प्रकार से जो बादल फट रहे हैं। बरसात के महीने में, बरसात का मौसम जब आता है तो धारी देवी का जो फर्श है उसको पानी छूने तक 1 मीटर का भी फासला नहीं रहता है। तो ऐसे में अगर वो मंदिर टूट जाता है तो जिसको आप 4 धाम के रक्षक कह रहे हो, उसका अस्तित्व भविष्य में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो ज्योतिर्मठ है, वो ज्योतिर्मठ शंकराचार्य की तपस्थली रही है। उस तपस्थली का आज संकट जो है आप सभी के सामने जग जाहिर है। सरकार ने जितने भी वहाँ पे भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जो हमारा IIT संस्थान रुड़की है, उसके जितने भी भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, सबको सरकार ने कह दिया है कि आप कोई भी अपनी रिपोर्ट जो आपने तैयार की है, आप इसको डिस्प्ले नहीं करोगे। जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय मीडिया जो चैनल हैं, उनको मना कर दिया है कि आप वहाँ की कवरेज नहीं दिखाओगे। तो हमारा यही कहना है कि जब आप मेरा नाम भीम सिंह है, मैं उत्तराखंड जन मोर्चा का सिपाही हूँ। उत्तराखंड जन मोर्चा एक आंदोलनकारी संस्था थी जिसने कि पृथक राज्य आंदोलन में बहुत अच्छी तरह अपनी भूमिका निभाई है। सर्वप्रथम बड़ी लंबी कहानी है उत्तराखंड जन मोर्चा की। अभी आज के दिन में जैसे कि वॉइस ऑफ मार्टन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जोशीमठ की आवाज़ उठाई है सबसे पहले, और आगे भी मेरे को लगता है कि उठाएगी। हो सकता है जन मोर्चा के माध्यम से कुछ प्रयास होगा। इसमें हमारे अध्यक्ष दलवीर सिंह रावत जी, सचिव चौबे जी हैं, काफ़ी मतलब हमारी जो कार्यकारिणी है इसमें काफ़ी भूमिका निभा रही है। इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है, बाहर से आदमियों को बुलाया, जैसे कि हमारे भूपेंद्र रावत जी आए हैं। जन मोर्चा की भूमिका को देखते हुए बहुत याद आती है पहले आंदोलनकारी के जो जोशीमठ का जो त्रासदी है उसके बारे में। मेरा नाम दिकर सिंह फरक्याल है, मैं जन मोर्चे का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वॉइस ऑफ माउंटेन को। और अपना जो जोशीमठ के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए, बहुत सफल कार्यक्रम रहा, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज आपके जो पुरानी जन आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, आपके संघर्ष वाहिनी है, आपका उत्तराखंड जन मोर्चा के लोग हैं, सारे एक साथ मंच पे आए हैं और बड़े अंतराल के बाद कुछ दिखा है, एकजुटता दिखी है। तो क्या लग रहा है कि आज का जो एक संदेश देना था सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार ने तो सुना नहीं, केंद्र सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। जो वहाँ पे इस स्थिति बनी हुई, आज विकराल स्थिति बनी है, लोग रो रहे हैं, तरस रहे हैं, कहाँ जाएं, उनको खाली करने का समय दे दिया है। और जो वहाँ पे कोई लोग जाने जिनकी साथ ये घटना घटी है, जिनको घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया, तो आज आपके माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है। पूरा उत्तराखंड समाज एक हो रखा है। ये इस एकता के लिए क्या कहेंगे दिल्ली वासियों के लिए? इसमें जन मोर्चा की अहम भूमिका है, वो यहाँ से लेकर के पहाड़ तक अपनी भूमिका निभाएगा और सरकार भी अपना काम कर रही है। चैनल को चिन्हित राज्य समिति रजिस्टर्ड उत्तराखंड प्रदेश दिल्ली की तरफ से मैं आपको सादर अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को बार बार उठाते रहते हैं। दोस्तों, हम तो जंतर मंतर में पहले से आते थे जब से उत्तराखंड बनता रहा है, और आंदोलन जहाँ भी आंदोलन होता है हम इस आंदोलन के पीछे आते हैं। इसमें हमने बहुत कुछ खोया पाया सीखा है, पर फिर भी हमें अक्ल नहीं आई। हम आज तो ये कहते हैं पहले अपना गांव बचाए, अपना घर बचाए। जो आगे लगा ले, इतने लोग वंचित हो गए हैं, आप तब जाके जोशीमठ की बात करें। यदि आपने अपना मकान सुरक्षित रखा होता तो आज की डेट में आप ये लगा ली, ना इस मठ की मदद होती, ना इस मठ की बर्बादी होती, ना इन लोगों की बर्बादी होती, ना हमारे बच्चे घर से बेघर होते, ना। धन्यवाद करना चाहूँगी सुबह से जैसे घटना था, तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अपने करना चाहूँगी कि जो वहाँ की दर्दनाक घटना है, इतना लोगों को सामने झेलनी पड़ रही है,
जो देखो अपने एक रूम में 14 लोगों को बसाया है और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था का ऐसा कुछ इतना सुविधाएं नहीं है। हम लोग तो जंतर मंतर में आए हैं, उनके बारे में अपील करते हैं अपने घर को चले जाएंगे। जब उनकी आते हैं उससे बड़ा देख के और सुनकर जो टीवी में हम देख रहे हैं बड़ा दुख होता है। हम तो यही कहते हैं जितनी भी हमारी टीम है सब वहाँ जाके अपनी अपील करें, सरकार पर दबाव डालें कि उनको जल्दी से, देखो उत्तराखंड और देवभूमि हमारी, हम उनसे कहें कि तुम यहाँ से छोड़ के कहीं और जगह चले जाए, वो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। वहीं पर जो अच्छे आवास है जहाँ पर ऐसा लगे कि ये उनकी बसने लायक जगह है, वहाँ उनको स्थापित किया जाए और उनके लिए मुहिम जो रोजगार की सुविधाएं वो दी जाए। लेकिन इसमें समय लगेगा, दबाव जब सरकार पर डाला जाएगा तो सरकार हमारी मांगे सुनेगी। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश चौबे है। मैं उत्तराखंड जन मोर्चा दिल्ली पंजीकृत का महासचिव हूँ। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जंतर मंतर में जोशीमठ के बारे में यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए सारे प्रवासी और उत्तराखंड के जितने भी निवासी दिल्ली में रह रहे हैं उनको एकत्रित कर एक आवाज़ उठाने का एक जरिया दिया है। सबसे पहले आपका आज जो यहाँ पे एक दिवसीय जोशीमठ बचाओ आंदोलन के उत्तराखंड में तमाम सामाजिक संगठन एकजुट हुए हैं, आप लोगों ने भी समर्थन किया है। किस नज़र से देखते हैं आप इस जन आंदोलन को और आज ज्ञापन देना है प्रधानमंत्री? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये आवाज़ देना चाहता हूँ कि ये जितने भी संस्थाएं यहाँ पर पहुँची हैं, उत्तराखंड जन मोर्चा की मुख्य भूमिका इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी साथी उत्तराखंड आंदोलनकारी 90s से रहे हुए हैं, आज हमारे साथ हमारे अध्यक्ष चमोली से लेकर यहाँ दिल्ली में पहुँचे हैं। दिल्ली के ही लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमारी इस संस्था के माध्यम से आवाज़ जो उत्तराखंड सरकार तक पहुँचेगी, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा माध्यम रहेगा। और सरकार को ये सचेत भी हम करना चाहते हैं। वैसे तो हम सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार से ये गुजारिश भी है कि जितने भी जोशीमठ में जो आपदा आई हुई है उसमें वहाँ के लोगों को एक समुचित व्यवस्था समय से दी जाए। ये उत्तराखंड जन मोर्चा की आवाज़ रहेगी और उत्तराखंड जन मोर्चा इसके लिए संघर्षरत रहेगा। और हम आपके माध्यम से ये भी बात बताना चाहते हैं कि हम दिल्ली में ही प्रदर्शन नहीं, हम अपने माध्यम से वहाँ पर जोशीमठ में जाकर के भी जो भी हमसे सहायता हो सकती है हम वहाँ के लोगों की सहायता करेंगे और सरकार को भी सचेत करेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको समय से उनको समुचित व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी। इलाज नहीं है। अगर हम केवल यहाँ पर विस्थापन के लिए बैठे हैं तो ये किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज है तो उन सभी परियोजनाओं को रोकने का। 2013 की जब त्रासदी आई थी तो उन लोगों ने जितने टनल्स खुदे थे उस सब के जो उससे मलबा जो निकला था वो सब नदियों के अंदर डंप कर दिया, जबकि उनको किसी डंपिंग ग्राउंड में जाके करना था। अगर उनकी इतनी हिम्मत हुई कि उन नदियों के बीच में इनको रखने की, तो ये क्योंकि वो प्रशासन से मिले हुए थे। और जब त्रासदी आई उन 2013 की तो एकदम नदी का स्तर जो है 100 फीट ऊपर चला गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन सभी ऑफिसर्स को जिन्होंने उस समय कार्रवाई नहीं की, उन सबको कटघरे में खड़े करना चाहिए। इन सभी शब्दों के साथ मैं चारूदार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर यह अवसर दिया अपनी बात कहने का। और आप सब लोगों को मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। आइए हम मिलकर इस संघर्ष में एक साथ चलें और अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जोशीमठ में जो भी सवाल आया है ये कोई आज का सवाल नहीं है। बहुत ये कहिए कि जब से पहाड़ के भीतर विकास योजनाओं का एक तरह से जन विरोधी स्वरूप आना शुरू हुआ, तो पहाड़ के भीतर जो भी जनपक्षी लोग हैं या जो पहाड़ के लिए एक वैज्ञानिक ढंग से विकास का एक अवधारणा पेश करते हैं, तो वो शुरुआत से ही इस बात को कह रहे हैं कि जो बड़े बांधों का कॉन्सेप्ट है या बड़ी बड़े सड़कों का या जो जिस तरह से चारधाम परियोजना बन रही है उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो वो पहाड़ के अनुरूप है ही नहीं। और इस क्रम में ये कहिए कि जोशीमठ अभी इस बात को साबित कर रहा है कि जो भी पहाड़ के भीतर वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के भूगर्भवेत्ता, वहाँ के पहाड़ के वास्तविक जीवन के लिए आंदोलन करने वाले लोग जिस बात को कह रहे थे वो आज साबित हुई। वो साबित इस तरह से हो रही है कि मैं भी अभी जोशीमठ से लौटा हूँ। मैं जोशीमठ गया था तो
वहाँ जाके जो स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ, तो उन स्थितियों में अगर देखा जाए तो जोशीमठ की जो कहानी शुरू होती है वो जो अभी वहाँ पर परियोजना बनी है, उस परियोजना में जो जन सुनवाई हुई है 2000 मुझे लगता है कि 2004-05 के बीच में 2004 का अगर मैं कन्फर्म, तो उस परियोजना में जो जन सुनवाई हुई, जन सुनवाई में जो ग्रामीणों ने, जो जागरूक लोगों ने जो सवाल किए, उनके जवाब ही वहाँ पर नहीं। वहाँ अतुल सती हैं जो इस जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं और इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तो ये लिखित रूप से अभी भी दर्ज है कि उन्होंने 3 सवाल पूछे थे। 3 सवाल में पहला सवाल ये था कि जो ये परियोजना स्थल है जहाँ परियोजना बन रही है, क्या उसमें पानी का पूरा असेसमेंट किया गया है कि उस नदी में, रिवर में किस समय कितना पानी रहता है। दूसरा सवाल था कि 5 से 100 साल के बीच बारिश का कोई आंकड़ा उनके पास है। तीसरा सवाल ये था कि वहाँ की जो पूरी जैव विविधता है, वहाँ की जो पूरी भूगर्भीय स्थिति है, इसके बारे में कोई उनके पास एक सर्वे कुछ है। तो उन तीनों सवालों का कोई भी सकारात्मक उत्तर वो समिति नहीं देती। और उसके बाद मैं थोड़ा डिटेल में न जाते हुए, उसके बाद बिना किसी सहमति के, बिना वहाँ के निवासियों से पूछे 2006 में जिस समय नारायण दत्त तिवारी की सरकार उत्तराखंड में होती है, इसके उद्घाटन की बात होती है। लेकिन जब वो ये जान रहे हैं कि वहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं, तो वो उद्घाटन 2007 फरवरी के आसपास देहरादून के एक मैदान से हो जाता है। यानी कि मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जोशीमठ के निवासी इस बात को कभी चाहते ही नहीं थे कि वहाँ ये परियोजना बने। उन्होंने तभी देख लिया था कि इस परियोजना से वहाँ क्या होने वाला है और उनके लिए किस तरह के दुर्दिन आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि सरकार का जो मॉडल है कि किसी भी तरह से पहाड़ के पूरे संसाधनों को, चाहे पानी हो, चाहे खनिज हो, चाहे जंगल हो, चाहे लकड़ी, कोई भी औषधि हो, उस सबको किसी ने किसी तरह से चूस लेना है। उसमें उसके केंद्र में वहाँ का जो स्थानीय निवासी है वो है ही, और इसीलिए उसने उन सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए उसने इस परियोजना का उद्घाटन। और मज़ेदार बात यह है कि जब ये दरारें शुरू होती हैं करीब 1.5 साल पहले, तब भी इस पर वहाँ के निवासी, ये संघर्ष समिति, अतुल सती, ये सारे लोग 1.5 साल से इस बात को कह रहे थे कि जो एनटीपीसी द्वारा पूरा धमाके किए जा रहे हैं, जो सुरंग खोदी जा रही है, उसका परिणाम स्वरूप जो पूरा स्पंदन हो रहा है पहाड़ी में, तो ये पहाड़ी दरकने की कगार पर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले की बात है। इसको आप देखिएगा तो इसको इन्होंने 2022 की शुरुआत से कह दिया है। लेकिन सर एक बात इसमें एक और ये भी उठ के आ रही थी, हाई कोर्ट में PIL डाली जाती है, मेरे ख्याल से DK जोशी जी उसको देख रहे थे। उसके बाद होता कुछ नहीं है कि हाई कोर्ट जो है इनके ऊपर कॉस्ट लगा देती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये तो मानता है उस समय कि कुछ तो गलत हो रहा है, परंतु उसके ऊपर कुछ एक शायद ये कह के बोल दिया जाता है कि ये ढंग से फॉर्मुलेटेड नहीं थी। अब इस समय फिर से जो जोशीमठ पीठाधीश हैं वो भी शंकराचार्य जो हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जा सकता। तो क्या ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है इस मामले की, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी कि जिससे लोगों की लाइफ, लोगों की इकोनॉमी, लोगों की स्टेबिलिटी इफेक्ट हो रही है? जैसे कि हल्द्वानी में हुआ था, हल्द्वानी में यकायक फैसला आ जाता है कि एकदम से आप लोगों को रातों रात खाली नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पे क्या उतनी सेंसिटिविटी इस मुद्दे की अभी भी नहीं बनी? नहीं, दरअसल मैं इस मामले को ऐसे नहीं देख रहा हूँ। इस पर संघर्ष समिति ने भी कमेंट किया है, मैं उसी को दोहराना चाहता हूँ। जो शंकराचार्य पीठाधीश और शंकराचार्य थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसमें रिट दायर की थी, तो उसी समय जो संघर्ष समिति थी उन्होंने इससे असहमति जाहिर की थी कि आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए। उसके पीछे कारण ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते थे। मसला ये नहीं था, मसला ये था कि पूरी तैयारी करके पूरे इसका तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उससे पहले हाई कोर्ट में जिस घटना को आपने जिक्र किया, तो हाई कोर्ट में ये चीज़ हो चुकी है।
तो कहीं ना कहीं बेसिकली हमारे मतलब ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य भी कहिए कि स्थिति यह है कि लीडरशिप का एक रूप नहीं है। कोई किसी कोने से आ रहा है, कोई किसी कोने से आ रहा है, कोई अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए किसी रूप में कर दे रहा है और तैयारी उसमें कुछ नहीं हो रही है, तो उसमें मूवमेंट ही डैमेज होता है। और इसी में जब ये आया था, ये निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उस समय संघर्ष समिति ने खुद वहाँ जो सभा तहसील में इनकी हो रही है रोज, उसमें इस बात को कोट किया था, बाकायदा वहाँ शंकराचार्य मौजूद थे कि बिना तैयारी के आप यहाँ गए, ये ठीक नहीं हुआ और इससे बेसिकली वो रास्ता भी आपने बंद कर दिया। तो इससे हम लोगों को सबक बेसिकली ये लेना है कि अगर पहाड़ को बचाना है, ये जोशीमठ का सवाल नहीं, पूरे पहाड़ का सवाल है, तो इसके लिए एक एकताबद्ध आंदोलन और स्पष्ट सोच के साथ आंदोलन की जरूरत है। और इसमें मुझे ये लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या एक लीगल उसमें देख के उस आंदोलन का हल कर लेंगे, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है। लगातार उत्तराखंड में कई चीज़ों पर सवाल उठते रहे हैं सर, या तो पहाड़ों का दरकना हो, लोगों के अधिकारों का हनन हो, नौकरियों का छूट जाना हो, जंगली जानवरों द्वारा आदमी को घर से उठाकर मार देना हो, और एक तरह से एक अपमानजनक जिंदगी जीने की भी अगर बात हो, इस तरह के तमाम सवाल उत्तराखंड में उठते रहे हैं। उत्तराखंड की भूमि से ये सवाल उठकर दिल्ली में भी अब आने लगे हैं। अब या मैं यूँ कहूँ कि दिल्ली में हमेशा से आते रहे हैं। उत्तराखंड का बनना और दिल्ली के आंदोलनों की अगर हम बात करें, उनका एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा उसका इतिहास है। परंतु आज हम जिसके लिए खड़े हुए हैं वो जोशीमठ की बात है, जो अपनी ज़मीन, अपनी धरती, जिसकी वजह से लड़ाई होती थी, वही जब ज़मीन जो है दरकने लगे, तो उसके लिए ये जो आंदोलन हो रहा है, इसके विषय पे हम ये जानना चाहते हैं सर कि अभी यकायक ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ? इससे पहले भी तो कई बातें हुई होंगी, इससे पहले भी तो कई चिन्ह मिले होंगे, लेकिन उन चिन्हों के ऊपर पहले आंदोलन क्यों नहीं हुआ? देखिए, जो जोशीमठ का संकट अभी आपको दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अभी इसको लेकर के आंदोलन हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो टिहरी बांध के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, तमाम लोगों ने, और उत्तराखंड के तमाम लोग उसमें थे। और उसी समय ये बात आ गई थी कि उत्तराखंड में विकास का क्या मॉडल होगा, क्योंकि एक ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना दिखाया जा रहा था। तो उसी समय बात आ गई थी कि भाई क्या मॉडल होगा उत्तराखंड के विकास का। तो एक बात साफ आ गई थी कि जो उत्तराखंड के इतिहास को, हिमालय के इतिहास को और हमारे पहाड़ों की संवेदनशीलता को, क्योंकि ये दुनिया का सबसे नया और सबसे कच्चा पहाड़ है, ये अभी विकसित होता हुआ पहाड़ है। तो दुनिया के अंदर जिस तरीके के प्रोजेक्ट बने हैं पहाड़ों में, वो यहाँ नहीं बन सकते, ये बात साफ है। तो टिहरी बांध के समय हम लोगों ने कहा था कि बड़े बांध यहाँ नहीं बनने चाहिए, यहाँ रनवे रिवर पद्धति पर जो है बिजली उत्पादन की का जो है काम होना चाहिए। और ये 1000 साल पहले जब कोई एनटीपीसी नहीं थी, जब कोई जेपी नहीं था, जब कोई कॉरपोरेट नहीं था, तब हमारे पहाड़ के लोगों ने जो घराट वाला, घट वाला जो परंपरा हमारी है 1000 साल पुरानी, वो पानी से ऊर्जा पैदा करने की वो विधि 1000 साल पहले हम लोगों ने खोज ली। तो उसी को विकसित करने की बात थी। लेकिन ये रनवे रिवर पद्धति के नाम पर दरअसल में बड़ी सुरंग आधारित परियोजनाओं को फिर लेकर के आ गए, जिसका शुरू से विरोध हुआ। और ये सुरंग आधारित जो परियोजनाएं हैं, देखिए बात आज जोशीमठ को बचाने की तो है, लेकिन ये सिर्फ जोशीमठ को बचाने की नहीं है, ये पूरी मानवता को, पूरी प्रकृति को बचाने की लड़ाई है और हिमालय को बचाने की लड़ाई है। अगर हिमालय नहीं बचेगा, अगर जोशीमठ नहीं बचेगा, हिमालय नहीं बचेगा। समझिए, जोशीमठ को बचाना मतलब हिमालय को बचाना, वहाँ की संवेदनशीलता को समझना है। तो अभी हालात ये है कि समझ लीजिए आप, इससे पहले तमाम वैज्ञानिक रिपोर्टें हैं, सरकार की बनाई हुई समितियों की हैं, और ताज़ा रिपोर्ट में बताना चाहता हूं कि अभी विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड का जो आपदा जो प्रबंध विभाग है, उसने एक सर्वे कराया था 2016 से। 2018 में उसकी रिपोर्ट आ गई। वो 5 नदी क्षेत्र जो हमारे हैं उत्तराखंड के, उनके इलाकों का सर्वे किया गया और उसमें जो भूगर्भीय स्थितियां उसकी हैं और रिस्क असेसमेंट उसमें किया गया था। 2018 में वो रिपोर्ट आ गई, इसी भाजपा की सरकार थी।
और 2018 की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 6000 से ज़्यादा ऐसे स्थान उन 5 नदी क्षेत्रों में हैं जो भूगर्भीय स्थिति जिनकी बहुत खतरनाक है, जो 50 से 60% ढलान पर हैं। वो 6000 से ज़्यादा जो हैं इलाके भूस्खलन के लिए बहुत संवेदनशील है। 1500 के आसपास गांव अति संवेदनशील उन्होंने बताए। 2 लाख के करीब मकान जो है वो खतरनाक बताए, और उसके बावजूद ये सारी परियोजनाएं चल रही हैं। जोशीमठ में जब इन्होंने सुरंग खोदनी शुरू की है, उससे पहले तो सामने जेपी की योजना बनी थी जब चाई गांव वाली घटना हुई, और हम लोग उसी समय से लड़ रहे थे। अतुल सती जो आज उस लड़ाई के नेता वहां पर बने हुए हैं, ये तो 25 साल से गांव में उस पूरी घाटी में, जिस घाटी के अंदर न सिर्फ ये बल्कि 72 परियोजनाएं इन्होंने अलकनंदा में जो है स्वीकृत की हैं। और हालत यह है कि ये सारी परियोजनाएं जिस दिन बन जाएंगी उस दिन अलकनंदा 80% तो सुरंगों के अंदर होगी। तो सुरंगों के अंदर अगर अलकनंदा होगी तो उससे होगा क्या? उससे तो पूरी जैव विविधता नष्ट होगी, उससे हमारी जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो पूरा नष्ट होगा, पूरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, और अंततः पूरी मानवता और पूरी प्रकृति को संकट में डालने के खेल हैं। और ये सब है कॉरपोरेट लूट के लिए। इसमें कोई जो है पहाड़ के विकास का सपना नहीं है, कोई उत्तराखंड के विकास की योजना नहीं है। ये कॉरपोरेट लूट का एक अड्डा जो है उत्तराखंड को बनाया जा रहा है। हमारी नदी घाटियों को जो है कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है, उसके लिए हमारे पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है। आज देख लीजिए आप, प्रकृति के लिए जो इतने सुंदर पहाड़ थे, आज जो है एक आधा शरीर छिले हुए जानवर की तरह जो है पूरा पहाड़ दिख रहा है। आपने इतनी चौड़ी जो है ऑल वेदर रोड बना दी। ये ऑल वेदर रोड के लिए इंजीनियर कहाँ से लाए? ये लोग इंजीनियर लाए हैं स्विट्जरलैंड से। बताइए, अब स्विट्जरलैंड का पहाड़ और उत्तराखंड का पहाड़ क्या एक जैसा है? जिनको हिमालय के बारे में जानकारी नहीं, हिमालय के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, उनको लेके आ रहे और उनसे इन्होंने DPR बनवाया। इसका जो ऑल वेदर रोड है, जो प्रधानमंत्री का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ये दरअसल में पूरे पहाड़ को नष्ट करने का, वहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का, और वहाँ कॉरपोरेट लूट के रास्ते बढ़ाने के खेल हैं। और इसी तरीके से आप देख लीजिए तो जैसे अब वन हमारे हैं, वनों को सबसे ज़्यादा नुकसान इन प्रोजेक्टों ने किया है, सबसे ज़्यादा नुकसान किया है इन प्रोजेक्टों ने। और अब जो है सरकार नया वन कानून लेकर के आ रही है, जिसमें वो 50% वनों को कॉरपोरेट लूट का अड्डा बनाने वाली है। हमारे तो सारे अधिकार जंगलों से खत्म किए गए। जो जंगल के रहने वाले, जिन्होंने जंगल बचाए, जिनके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने पूरी जैव विविधता की रक्षा की, प्रकृति की रक्षा वहाँ पर की, उनके लिए सारे अधिकार जंगलों से खत्म हैं। लेकिन आज जो है नया जो वन कानून आने जा रहा है, जिसको सरकार ने अभी तैयार किया है, उस वन कानून के तहत ये जो है उत्पादक वनों की एक श्रेणी बना रहे हैं, जिसमें कॉरपोरेट को जो है जंगल को उत्पादन और दोहन के लिए दे रहे हैं। हमको अपने खेत में हमारा पाला हुआ पेड़ काटने की इजाज़त नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट कंपनियों को जो है सदियों पुराने हमारे पाले हुए वनों को जो है वो व्यावसायिक उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त का कानून आने जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है कॉरपोरेट लूट के लिए। जोशीमठ का संकट कॉरपोरेट लूट का समझिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके लिए इतने बड़े ऐतिहासिक नगर को, हमारी इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति की जगह को जो है नष्ट किया जा रहा है, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप देख लीजिए कि जब जोशीमठ के सवाल को पिछले 22 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, अतुल सती के नेतृत्व में लगातार वो लड़ाई चलती रही है, पूरी घाटी में इन परियोजनाओं के खिलाफ लड़ाई चलती रही, सरकार से बात हुई, लेकिन सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है। आज भी जो सुन रही है, कहा जा रहा प्रधानमंत्री एक्टिव हैं, मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, गृह मंत्री एक्टिव हैं, काहे के लिए? वो जो है जेपी को बचाने के लिए, वो NTPC को बचाने के लिए, वो प्रधानमंत्री का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वहाँ बद्रीनाथ के लिए बाईपास निकाला जा रहा है, उसको बचाने के लिए, और दोष जोशीमठ के लोगों के ऊपर थोपने के लिए कि इन्होंने बड़े मकान बना दिए। तो अगर बड़े मकान भी जोशीमठ में, बड़े होटल भी बने हैं, तो ये तो प्लान तो ये सरकार को चेक करना है ना, कि भाई कैसी आपके पास जगह है और क्या आपका विकास का मॉडल है। तो कुल मिला करके आप कहें तो ये लड़ाई कॉरपोरेट लूट के खिलाफ है, और हमारी सरकारों की जब तक ये कॉरपोरेट लूट पर आधारित नीतियां बनती रहेंगी, ना हम पहाड़ बचा पाएंगे, ना जोशीमठ बचा पाएंगे, और ना अपना जो है पहाड़ के विकास का कोई सही रास्ता निकाल पाएंगे। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।
संभालियावा, ए जावा